नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। सरकार ने कहा 2020-21 में एमएसपी पर उपज की खरीद से 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित। केंद्र 5 वर्ष के लिए डीप ओशन मिशन पर 4077 करोड़ रुपए से अधिक का बजट लागू करेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.38% हुई। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 22 लाख से अधिक टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय ऑटो क्षेत्र से 100% इथेनॉल और गैसोलीन पर चलने वाले फ्लेक्स ईंधन वाहन जल्दी बाजार में लाने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करने की याचिका खारिज की। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 11,500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए थीम सॉन्ग जारी किया। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और भारतीय महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से खेलेगी। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों का कामकाज आज भी कई बार बाधित हुआ। इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बार स्थगित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्य पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानून पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने हाथों में तख्तियां और धान की बाड़ियां ले रखी थी। इस शोर शराबे के बीच ही सदन में अधिकरण सुधार विधेयक 2021 बिना चर्चा के पारित हो गया। भोजनावकाश के बाद सदन की बैठक शुरू होने पर आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 भी बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। इस दौरान विपक्षी सदस्य शोर शराबा करते रहे, जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पीठासीन अधिकारी ने विरोध जता रहे सदस्यों से अपनी सीट पर वापस जाने और शून्यकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं मानी। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, अकाली दल और अन्य विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की और प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बार स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, डीएमके और अन्य विपक्षी दल के सदस्य नारे लगाते हुए सदस्य के आसन के समीप पहुंच गए। शोर शराबे के बीच ही अल्प चर्चा के बाद सदन में ऋण शोधन और दिवाला संहिता संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इससे पहले उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल, वामदल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य विपक्षी सदस्यों की ओर से पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए लाए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव को सभापति एम वेंकैया नायडू ने अस्वीकार कर दिया। इस पर विपक्षी
सदस्य नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए। डीएमके, आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना, बीएसपी और अन्य विपक्षी दल के सदस्य खड़े होकर हंगामा करने लगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हंगामे के बीच विधेयक पारित किए जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन की ओर से किए गए एक ट्वीट पर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये संसद का अपमान है। श्री ब्रायन को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी श्री नकवी की बात का समर्थन किया। इस बीच विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा करते रहे, जिस पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सदन में जो कुछ हो रहा है उसे सब लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य अध्यक्ष पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो संसद और उसे चुनने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। आज संसद भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि संसद में पेश किए गए बिल देश के लोगों के लिए हैं और विपक्ष उन पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित कर विपक्षी दल लोगों का पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। हंगामे के बीच विधेयकों के पारित होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के ट्वीट का जिक्र करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी टिप्पणी पर दुख व्यक्त किया। टीएमसी के द्वारा ट्वीट हुआ है, उसका मैं समझता हूं और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इट इज इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, इंसल्ट टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड द एमपी। तो मैं इसका पूरा कंडेम करता हूं और प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में बहुत आक्रोश प्रकट किया है। जिन लोगों ने भारत के इतिहास में पहले बार मंत्रियों के हाथ से पेपर छीन के उसको फाड़ के चेयर पर फेंकना और उसके लिए माफी भी नहीं मांगते, पश्चाताप भी नहीं प्रकट करते हैं, ये व्यवहार एरोगेंस दिखाते हैं। बैठक के दौरान भाजपा सांसदों ने नीट परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो ओबीसी को मेडिकल और डेंटल एजुकेशन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में 27% और 10% ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको जो आरक्षण दिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी खुले दिल से अभिनंदन करते हुए उनका सम्मान भी आज के मीटिंग में हमने किया है। श्री जोशी ने कहा कि सरकार खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम इस महीने की 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में और 7 तारीख को मध्य प्रदेश में शुरू करेगी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त किसानों के खातों में भेजी जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा उपज की खरीद से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर खरीद कर रही हैं, जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। श्री तोमर ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में बताया कि एमएसपी पर खरीद से 2018-19 के दौरान लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 1,71,50,000 थी, जो 2020-21 के दौरान बढ़कर 2,10,07,000 हो चुकी है। श्री तोमर ने कहा कि हर साल केंद्र सरकार 22 मुख्य कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई अन्य माध्यमों से भी किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत देने की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने कहा कि किसान सरकारी एजेंसियों के अलावा बाहर कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। मौसम विभाग ने लोगों और विशेषकर किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि ऐसे मौसम केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेटवर्क के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों में जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस समय देश भर में करीब 4 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों को एसएमएस के जरिए मौसम संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार 5 वर्ष के लिए डीप ओशन मिशन पर 4,077 करोड़ रुपए से अधिक का कुल बजट लागू करेगी। मिशन के सभी घटक इस वर्ष 2021 से शुरू हो जाएंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों और समुद्री जैव विविधता की खोज के लिए 6,000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी।
ऋण शोधन और दिवाला संहिता संशोधन विधेयक 2021 आज संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक 28 जुलाई को पारित हुआ था। भारी हंगामे के बीच आज राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। इसके जरिए ऋण शोधन और दिवाला संहिता 2016 के प्रावधानों में संशोधन की व्यवस्था की गई है। विधेयक में संशोधन के जरिए सूक्ष्म, छोटी और मझोली इकाइयों एमएसएमई की कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे कोविड से प्रभावित हुए एमएसएमई क्षेत्र को काफी फायदा होगा। विधेयक को लागू होने से कोविड महामारी के दौरान बंद हुए या प्रभावित हुए एमएसएमई क्षेत्र को काफी मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत 1 लाख तक का कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में आवेदन किया जा सकता है। सरकार अधिसूचना के जरिए इसकी तय सीमा 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 आज लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हो गया। ये इस साल जून में लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने या ऐसी इकाइयों में तालाबंदी या छंटनी पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है। इस विधेयक के माध्यम से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन की व्यवस्था की गई है ताकि आवश्यक रक्षा सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं के अंतर्गत लाया जा सके। लोकसभा में आज न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2021 भी बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। विधेयक के माध्यम से कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करने और उनके कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई है। ये विधेयक इस साल अप्रैल में लाए गए इससे संशोधित अध्यादेश का स्थान लेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। सरकार ने कहा 2020-21 में एमएसपी पर उपज की खरीद से 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए। केंद्र 5 वर्ष के लिए डीप ओशन मिशन पर 4077 करोड़ रुपए से अधिक का बजट लागू करेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.38% हुई। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 22 लाख से अधिक टीके लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय ऑटो क्षेत्र से 100% इथेनॉल और गैसोलीन पर चलने वाले फ्लेक्स ईंधन वाहन जल्द बाजार में लाने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करने की याचिका खारिज की। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 11,500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए थीम सॉन्ग जारी किया और टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से खेलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 47 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि जुलाई में लगाए गए टीकों की कुल संख्या मई महीने की तुलना में दोगुनी से अधिक है। ओवरऑल मैनेजमेंट के एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन कवरेज को भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। अब तक टोटल 47.85 करोड़ डोजेज देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें 37.26 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोजेज में दी जा चुकी हैं एंड 10.59 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी जा चुकी हैं।
संयुक्त सचिव ने बताया कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। देश का रिकवरी रेट 97.4% कंटिन्यू कर रहा है। जरूरत है कि हम रिकवरी रेट पर, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अपना फोकस उसी स्थाई से बनाए रखें। ओवरऑल केस पॉजिटिविटी की एनालिसिस करें तो यहाँ पर एक रिलेटिव पॉजिटिव ट्रेंड घटते घटते 1.98% हो गई है। वीकली पॉजिटिविटी 2% से कम 3 महीने बाद देश में नोट कर रहे हैं। श्री लव अग्रवाल ने कहा कि इस समय देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4 लाख से कम हो गई है, जबकि 10 मई को उपचाराधीन मरीजों की संख्या सबसे अधिक 37,45,000 थी। सेकेंड वेव में हम लोगों ने 4,14,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से ऑब्जर्व किए, जो अब घटते घटते करीब 30,500 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। जो केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं देश में वह लिमिटेड एरिया से आ रहे हैं। 18 जिले ऐसे हैं देश में जो पिछले 4 हफ्तों से इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः केरला से 10 जिले हैं, महाराष्ट्र के 3 जिले हैं, मणिपुर से 2 जिले हैं, अरुणाचल से 1, मेघालय और मिजोरम से 1 जिले हैं। देश के 47.5% केसेस इन 18 जिलों से आते हैं। संयुक्त सचिव ने कहा कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में कोविड के नए मरीज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 38,887 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.38% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 8 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। कल 30,549 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 47 करोड़ 12 लाख नमूनों का परीक्षण हो चुका है। उत्तर प्रदेश ने आज एक दिन में 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर रिकॉर्ड कायम किया। राज्य ने आज शुरू किए विशाल टीकाकरण अभियान में ये लक्ष्य हासिल किया। हालांकि संख्या की गिनती अभी भी जारी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीकाकरण कोरोना संक्रमण का एकमात्र सुरक्षा कवच है और इसे सभी लोगों को अवश्य लगवाना चाहिए। सरकार ने आयुष मंत्रालय के तहत अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से आयुष 64 और कप्सूरा कुदिनीर के वितरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष के बारे में 3 महीने का अभियान चलाया, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। श्री सोनोवाल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड मरीजों के लिए कप्सूरा कुदिनीर और आयुष 64 के उपयोग को लोकप्रिय बनाने की अपील की। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के गरीबों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मुफ्त खाद्यान्न वितरण ने गरीबों के रोजमर्रा के जीवन में उनकी मदद की है। गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ। ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है। मुझे कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया कि एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भुखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका एक बड़ा कारण था कि प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना, और कुछ बीमारियां भी आ गई व्यवस्थाओं में, कुछ कटकी कंपनी भी आ गई, स्वार्थी तत्व भी घुस गए। इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया, नई टेक्नोलॉजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात उन राज्यों में से है जहां एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना
सबसे पहले लागू की गई। मैं गुजरात सरकार की इस बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा कि उसने देश के दूसरे हिस्सों से अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को भी प्राथमिकता दी। कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए लाखों श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिला है। इसमें बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके पास या तो राशन कार्ड था ही नहीं या फिर उनका राशन कार्ड दूसरे राज्यों का था। गुजरात उन राज्यों में है जिसने सबसे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को लागू किया। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ गुजरात के लाखों श्रमिक साथियों को हो रहा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय ऑटो क्षेत्र से कहा है कि 100% इथेनॉल और गैसोलीन पर चलने में सक्षम फ्लेक्स ईंधन वाहन जल्द बाजार में उतारे जाएं। श्री गडकरी ने आज भारतीय वाहन निर्माता संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री से BS6 फेज 2 जैसे उत्सर्जन मानक से जुड़े नियमों को टालने का अनुरोध किया। श्री गडकरी ने निजी वाहन निर्माताओं से यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की अपील की। देश में पिछले 2 वर्ष में 2,80,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन बेचे गए। भारी उद्योग राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण और उन्हें तेजी से अपनाए जाने की नीति के क्रियान्वयन के दूसरे चरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई है। 2019 से शुरू हुई ये योजना अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी चालित वाहनों को पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण तथा नए पंजीकरण चिन्ह के लिए शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करने और उसकी जगह पर फिर से मतदान पत्र का इस्तेमाल शुरू करने का निर्वाचन आयोग का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता CR जयसुकिन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि उनके द्वारा दायर ये याचिका प्रचार हित याचिका है। सरकार ने ऐसे संदेश को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय कोरोना महामारी के बीच वर्चुअल शिक्षा का समर्थन करने के लिए सभी लोगों को निःशुल्क लैपटॉप प्रदान करेगा। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने सभी लोगों से झूठे दावे वाले इस संदेश को आगे फॉरवर्ड न करने का आग्रह किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का आज दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, संस्कृति मंत्री G किशन रेड्डी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उनका सम्मान किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिंधु पर पूरे भारत को गौरव है। आपके अंदर जो आत्मबल था, जो आप में विश्वास था, वो दिखा रहा था कि आप खाली हाथ वापस नहीं आने वाली। आप खाली हाथ वापस नहीं आई हैं। आप भारत की ऐसी महिला एथलीट हैं जिसने एक नहीं 2 ओलंपिक में मेडल भारत को जिताए हैं। भारत की बेटी पर पूरे भारत को गर्व है। और अब टोक्यो ओलंपिक की खबरें खेल डेस्क से। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना।
टोक्यो ओलंपिक में आज पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भारत को विश्व चैंपियन बेल्जियम से 2-5 से हार का सामना करना पड़ा। अब कांस्य पदक के लिए भारत का सामना जर्मनी से बृहस्पतिवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हार के बाद भारतीय टीम को हौसला बंधाते हुए कहा है कि जीत और हार जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है और यही बात मायने रखती है। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अनुरानी क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं और वो 14वें स्थान पर रही हैं। कुश्ती के 62 किलोग्राम भार वर्ग में महिला पहलवान सोनम मलिक मंगोलिया की बोलोर्तुया खोरेलखोव से हार गई हैं। पुरुषों के शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर क्वालिफाई नहीं कर सके और वो 13वें स्थान पर रहे। इस बीच महिला हॉकी में कल दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में सुबह 7 बजे नीदरलैंड्स का सामना ब्रिटेन से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दिन में 3:30 बजे भारतीय टीम अर्जेंटीना से अपना दमखम दिखाएगी। दोनों मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से प्रसारित किया जाएगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लॉन्च किया। इस गीत को दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने आवाज दी है। कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा, ये आखिरी बारी सोच के अब तू जान लगा दे, क्या तेरे पीछे देश की तेरी परछाई है, कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का लाल तू, बन जा मिसाल तू। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय पैरा एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है और आशा व्यक्त की कि टोक्यो पैरालंपिक में भी वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इंडियन पैरा एथलीट्स ने पहले भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। आपने बार बार भारत को मान सम्मान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है जब टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में आप सब लोग जाके पार्टिसिपेट करेंगे तो एक बार फिर तिरंगे की मान सम्मान आप बढ़ाने जा रहे हैं। इस बार तो आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 54 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हमारे 9 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में कल मुक्केबाजी के वेल्टरवेट में सेमीफाइनल में लवलीना बोरगोहेन का सामना विश्व चैंपियन तुर्की की बुसिनाज सुरमेनेली से होगा। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह अपनी चुनौती प्रस्तुत करेंगे। कुश्ती में अंशु मलिक, रवि कुमार दहिया और दीपक पुनिया अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच दिन में 3:30 बजे से होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए मरम्मत और दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए 11,500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भूस्खलन की घटनाओं पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कोंकण की 26 नदी घाटियों में बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के भी निर्देश दिए। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 के लिए आज एक आधिकारिक वेबसाइट इंडिया NIDC 2021.mod.gov.in का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से दुनिया भर में बसने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को इस समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। सरकार ने कहा 2020-21 में MSP पर उपज की खरीद से 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए। केंद्र 5 वर्ष के लिए डीप ओशन मिशन पर 4,077 करोड़ रुपए से अधिक का बजट लागू करेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.38% हुई। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 22 लाख से अधिक टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय ऑटो क्षेत्र से 100% इथेनॉल और गैसोलीन पर चलने वाले फ्लैक्स ईंधन वाहन जल्दी बाजार में लाने को कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करने की याचिका खारिज की। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 11,500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए थीम सॉन्ग जारी किया और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।